नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बड़ा गणेश मंदिर में गणपति महोत्सव के अंतर्गत प्रभु गणेश का मना छठी समारोह। वाराणसी बाबतपुर एयरपोर्ट पर स्टेनलेस स्टील से बने स्मारक चरखे का हुआ अनावरण। मुहर्रम का आखिरी साठे का जुलूस उठा, बड़ी संख्या में जायरीन हुए शामिल। और श्री काशी विश्वनाथ धाम में राधाष्टमी पर मां राधा रानी का हुआ विशिष्ट पूजन। और अब खबरें विस्तार से। बड़ा गणेश मंदिर में गणपति महोत्सव के अंतर्गत प्रभु गणेश का छठी समारोह मनाया गया। लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में भाद्रपद की अष्टमी तिथि पर बड़ा गणेश जी का छठी समारोह मनाया गया। इस दौरान जैतपुरा सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से आया 56 भोग गणेश जी को चढ़ाया गया। बड़ी संख्या में पुरुष एवं महिलाओं ने दर्शन पूजन किया। भव्य फूल माला से प्रभु का श्रृंगार हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम में गायिका सुमन अग्रहरी ने गणेश जी के भजन सुनाए, वहीं सोहर छठी गीत भी सुनाया। इस दौरान पूरा वातावरण प्रभु के जयकारों और भक्ति गीतों से गूंज उठा। देर रात्रि तक पहुंचे भक्तों ने बाबा का दर्शन पूजन किया। वाराणसी बाबतपुर एयरपोर्ट पर स्टेनलेस स्टील से बने स्मारक चरखे का अनावरण हुआ। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगे स्मारक चरखे की तर्ज पर वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर स्टेनलेस स्टील से बने स्मारक चरखे का अनावरण गुरुवार को खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अध्यक्ष मनोज कुमार ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में 13 फीट ऊंचे स्मारक चरखे को लगाने के पीछे केवीआईसी का उद्देश्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से नई पीढ़ी को जोड़ने के साथ ही भारत की राष्ट्रीय धरोहर खादी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। अनावरण कार्यक्रम में आयोग के सदस्यगण, मुख्य कर्मचारी, अधिकारी और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण वाराणसी के निदेशक समेत गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष केवीआईसी मनोज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत की नई खादी ने आत्मनिर्भर और विकसित भारत अभियान को नई दिशा दी है। पूज्य बापू की विरासत चरखे के वृहद प्रचार प्रसार हेतु पिछले दिनों देश के विभिन्न जगहों पर स्मारक चरखों की स्थापना की गई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एवं दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित चरखा संग्रहालय में भी पूर्व में स्मारक चरखे लगाए गए। इसी क्रम में वाराणसी एयरपोर्ट पर भी एक स्मारक चरखे की स्थापना की गई है। ये चरखा काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए चहुमुखी विकास का प्रतीक है। पूज्य बापू की विरासत खादी, जो कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बन गई है। आज खादी नई ऊंचाइयों को छू रही है। 10 साल पहले जिस खादी को बुला दिया गया था, उस खादी की बिक्री आज से 10 साल पहले करीब 30,000 करोड़ रुपए हुआ करती थी। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके प्रयासों से, उनके समर्थन से आज खादी, उसका कारोबार, आप जानकर हैरान होंगे कि खादी ग्रामोद्योग का कारोबार 1,55,000 करोड़ रुपए को पार कर गया। और ये पहली बार हुआ है साथियों। पूज्य बापू की इस विरासत को आगे ले जाने का काम, उसको सहेजने, उसको संजोने का काम
आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से कर रहे हैं, ये हम सब के लिए प्रेरणा है। हम खादी विभाग के माध्यम से हमारे आर्टिजन साथियों के जीवन में और परिवर्तन करेंगे। इस दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। मेरा आयोग, मेरे साथी मेरे साथ खड़े हैं। हम लोग आज यहाँ पे हमारे आयोग की एक बैठक भी करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से देश भर के हमारे आर्टिजन भाई बहनों के जीवन में नया परिवर्तन हो, उस दिशा में हम लोग कुछ अहम निर्णय करने वाले हैं। युवाओं को खादी से जोड़ने के लिए आपका विभाग क्या प्रयास कर रहा है? क्या उनके लिए स्कीम लाए हैं? साथियों, युवाओं को खादी में जोड़ने के लिए हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी के नाम से एक संगठन तैयार किया है। हमारा निफ्ट के साथ हमारा एक MOU है, जिसमें आने वाले समय में हम लोग हमारे स्टोर्स नए कैसे हों, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी हो, हमारी पैकेजिंग, हमारी डिज़ाइनिंग, हमारी मार्केटिंग, हमारी ब्रांडिंग किस तरह से हो, इस दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारे युवा, आज खादी उनके लिए एक फैशन स्टेटमेंट बन गई है, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 सालों के प्रयासों से, उनके अथक मेहनत से आज ये संभव हो पाया है कि आज खादी ना सिर्फ लोकल, खादी आज ग्लोबल बन गई है। खादी विकसित भारत की गारंटी बन गई है। मैं खादी बोर्ड, विशेषतः चेयरमैन खादी बोर्ड का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने एक गांधी जी के प्रतीक की यहाँ पे स्थापना करने में सहयोग किया। हमारे और खादी बोर्ड के सहयोग से चरखा लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है कि खादी का जो डेवलपमेंट इस समय किया, जैसे कि अभी चेयरमैन साहब ने बोला कि पिछले 10 सालों में 5 गुना से ज़्यादा खादी का विकास हुआ है, और ये आज ही देश नहीं विदेशों में भी बहुत ही चर्चित है। तो ये हमें आभास है इसका कि ये जो चरखा यहाँ पे लगाया गया, ये लोगों को बताएगा और इसके बारे में लोग क्यूरियोसिटी, जो आने वाली जनरेशन है उसके बारे में लोगों को सूचित करेगा। क्या एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को भी आप लोगों के द्वारा कुछ इस तरह का उन्हें जागरण करने के लिए कुछ किया जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पे पैम्पलेट हैं, बैनर्स हैं और इन्फॉर्मेशन कियोस्क है, जिसके माध्यम से हम यहाँ खादी के बारे में लोगों को बताएंगे, और साथ में लोगों को जानकारी के लिए यहाँ पे प्लेट में इन्फॉर्मेशन भी लिखी जाएगी। तो लोगों को सूचित करने का प्रयास किया जाएगा कि इससे कितना हमारे इकोनॉमी को कितना फ़ायदा होता है, देश के भविष्य के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसके मुहर्रम का आखिरी साठे का जुलूस उठाया गया, बड़ी संख्या में ज़ायरीन शामिल हुए। गुरुवार को दालमंडी स्थित शब्बीर सफदर के आवास से साठा का जुलूस उठाया गया। ये मुहर्रम का आखिरी जुलूस होता है। जुलूस में ताबत अलम दुलदुल, ऊंट पर अली असगर का झूला, जनाब सकीना का कपड़ा, ये दिखाया जाता है कि 28 रजब इस्लामी तारीख 60 हजरत इमाम हुसैन अली सलाम ने अपने पूरे परिवार के साथ मदीना छोड़कर करबला के लिए रवाना हुए थे। उस वक्त का हकीम यजीद ने करबला में घेर कर हजरत इमाम हुसैन के पूरे कुनबे को करबला के सरजमीन पर शहीद कर दिया, और हजरत इमाम हुसैन ने अपनी शहादत देकर इस्लाम के परचम को बुलंद किया। करबला के मैदान पर ये जुलूस दर्शाता है। जुलूस में लियाकत अली, शराफत हुसैन और उनके साथी नौहा ख्वानी करते चल रहे थे। इसमें कई जगह मौलाना इरशाद अब्बास अपनी तकरीर करते हुए चल रहे थे। जुलूस दालमंडी, नई सड़क, फाटक शेख सलीम, काली महाल, पितरकुंडा होते हुए फातमान पहुंचकर समाप्त हुआ। जुलूस काली महाल पहुंचने पर मौलाना नदीम असगर ने तकरीर किया और जुलूस का इस्तकबाल किया। इस मौके पर शायर शाह शिवानी करबला के शहीदों की याद में कलम पढ़ा। वहीं पितरकुंडा पर जुलूस पहुंचने पर मौलाना इरशाद अब्बास ने अपनी तकरीर में कहा, हजरत इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी देकर दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। वहीं अंजुमन जव्वादिया ने जुलूस का इस्तकबाल किया। आज ये हमारी का जुलूस है, जिसको साठे के रूप में बनारस में जानते हैं। यहाँ ये जुलूस मुहर्रम का 2 महीना 8 दिन के बाद ये आखिरी जुलूस होता है। अब इसके बाद कोई जुलूस नहीं होता है मुहर्रम का। आज ये शब्बीर और सफदर के अजाखाना पुरानी अदालत से अंजुमन हैदरी के देख रेख में ये जुलूस जो अपने करीबी रास्तों को तय करता हुआ फातमान पहुँचेगा। और ये जुलूस का मकसद ये है कि हज़रत इमाम हुसैन का परिवार, जो बच्चे और जो उनके घर की औरतें बची थी, वो आज के दिन मदीने के लिए रवाना होती हैं। 28 रजब को मदीने से रवाना हुआ था उनका पूरा कुनबा, और आज सिर्फ चंद लोग वहाँ बच गए थे। जो लोग यजीद ने जो है
रवायत में कहा जाता है कि 28 तारीख को जो रवाना हुए थे 28 रजब को, और 10 मुहर्रम को जो बर्बरता किया था करबला के मैदान पे ईद में हजरत इमाम हुसैन और उनके पूरे कुनबे की जो शहादत हुई थी 72 शहीदों की शहादत के बाद उनके परिवार को बंधक बनाकर अपने महल में ले गए थे, शाम जो सीरिया में पहुंचा है, और वहां ले जाकर कैद किया था। कैदी कर बनाने के बाद फिर हजरत इमाम हुसैन के परिवार को 2 जंग हजरत इमाम हुसैन ने करबला में अपनी कुर्बानी देकर जिस तरीके से इस्लाम के परचम को बुलंद किया और यजीद के जो मंसूबा था उसको नाकामयाब किया, अपने नाना के शरीयत को और दीन को बचाया, अल्लाह के दीन को करबला के मैदान पर बचाया। और आज जनाब सकीना की शहादत के बाद आज रिहाई होती है, और रिहाई के बाद जो यजीद ने चहलुम से पहले यजीद ने पूरे परिवार को रिहा कर दिया था। कहा जाता है रवात में कि करबला के मैदान पर वो आने के बाद अपने पूरे परिवार को जो सुपुर्द खाक किया, और खाक करने के बाद आज के दिन मदीने के लिए रवाना होते हैं। यही उनके परिवार का, आप इसको ऊँटों पे देखे होंगे कि एक मासूम बच्चे 4 साल की बच्ची जनाब सकीना का कुर्ता, झूला अली असगर का, और जनाब सकीना ने करबला शाम में यजीद के महल में जिस तरीके से जिंदान के कैद खाने में अपनी शहादत दे के अपने पूरे परिवार को वहाँ से रिहा करा लिया। यही बाप और बेटी ने जो करबला के मैदान से लेकर शाम तक इस्लाम के परचम को बुलंद किया, आज उसी उम्मीद के रूप में ये शब्बीर और सफदर के आवाज़ से पुरानी अदालत दालमंडी थाना चौक थाना आपके दसात में थाना चेरगंज थाना शिगरा की देखरेख में ये जुलूस जो है ठंडा होता है। और इस श्री काशी विश्वनाथ धाम में राधा अष्टमी पर मां राधा रानी की विशिष्ट आराधना हुई। श्री काशी विश्वनाथ धाम में राधा अष्टमी के पुनीत पर्व पर मां राधा रानी की विशिष्ट आराधना संपन्न हुई। धाम स्थित मंदिर प्रांगण में श्री बद्री नारायण जी के मंदिर में राधा रानी की भगवान कृष्ण के साथ युगल छवि की आराधना संपन्न की गई। सनातन मत में मात्र शक्ति की ज्योति अथवा ज्वाला के स्वरूप में संकल्पना की जाती है, अतः मां राधा रानी की ज्योति का आरती के पश्चात धाम में शोभा यात्रा निकालकर उत्सव मनाया गया। श्री राधा ज्योति को मां गौरा पार्वती से भेंट के पश्चात श्री काशी विश्वनाथ महादेव के गर्भगृह में अनुष्ठान पूर्वक ले जाकर जन्मोत्सव के अवसर पर श्री विशेश्वर महादेव से साक्षात्कार भी कराया गया। श्री जी की आराधना एवं श्री राधा ज्योति शोभा यात्रा में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के सदस्य प्रोफेसर ब्रिजभूषण ओझा, न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण, अन्य अधिकारीगण एवं कार्मिकों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। सानी प्रजा सानी पशु सानी लोक सानी सानी नमः शिवाय नमः शिवाय। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज
पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन द्वारा रचित पुस्तक गोकर्ण अक्रॉस भारत का विमोचन हुआ। प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन नितिन गोकर्ण द्वारा रचित गोकर्ण अक्रॉस भारत के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन व वैदिक मंगलाचरण से की गई। इसी क्रम में नितिन रमेश गोकर्ण, शीला गोकर्ण, पद्मश्री डॉक्टर के त्रिपाठी, प्रोफेसर राणा बीबी सिंह, प्रोफेसर गोपबंधु मिश्रा द्वारा मंचागमन किया गया, जिसके उपरांत सभी मंचासीन लोगों का स्वागत शॉल और पुष्पगुच्छ देकर किया गया। इस दौरान नितिन रमेश ने बताया कि गोकर्ण अक्रॉस भारत पुस्तक में भारतवर्ष में गोकर्ण से जुड़े उपर्युक्त ऐतिहासिकता, सांस्कृतिकता आदि सभी पक्षों को सचित्र, सप्रमाण और सवर्णन है। इस पुस्तक को लिखने में 1.5 वर्ष से ज्यादा समय लग गया और आज महादेव की नगरी काशी से पुस्तक का विमोचन किया गया है, जो देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोगों में भी पढ़ी जा सकेगी। अभी इस पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण आया है, बाद में इसका हिंदी अनुवाद भी पाठकों के लिए लाया जाएगा। काशी में मुझे लंबे समय सेवा करने का मौका मिला, जिस कारण से आध्यात्मिकता के काशी के बारे में जब जानकारी लेने के लिए काफ़ी जब अध्ययन किया गया था, उस दौरान यहाँ पर भी गोकर्ण का एक प्रसंग आया और उससे एक ये हुआ कि ये क्या है, इसका और शोध हमें करने की आवश्यकता है। काशी पर बहुत लोगों ने लिखा है, गोकर्ण के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है लोगों में। ये गोकर्ण शिवस्वरूप आत्मलिंग है, जो कैलाश पर्वत से रावण लंका, जो लंकाधिपति थे, वहाँ अपनी माँ को दर्शन करने के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन जो कथानक है उसके अनुसार वो वहीं पर गोकर्ण नामक गांव में गाय के कान के स्वरूप में आज भी विराजमान है। यदि हम रामायण को या रावण का कालखंड को मानते हैं नीलेशोक की तरह, तो ये लगभग 14,000 वर्ष पुराना ये प्रसंग है। जो आज का वहाँ पर मंदिर है, ये 320वीं ईस्वी का बना हुआ है और बाद में विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय, उन्होंने उसका विस्तार किया। कृष्णदेव राय जब राजा बने थे तो उनके दिग्विजय यात्रा में राज्याभिषेक के बाद सबसे पहले वो गोकर्ण गए थे, जहाँ वे स्वर्ण तुलाभार किए। उनको सोने से उनको तोला गया और उन्होंने उस सोने को वितरण किया, ऐसे उल्लेख हमारे ग्रंथों में है। गोकर्ण का उल्लेख परशुराम जी से है, जहाँ पे उन्होंने फरसा अरब सागर में फेंक करके वहाँ से कोंकण और केरल को अरब सागर से निकाला। गोकर्ण का उल्लेख आदि शंकराचार्य से जुड़ा है। तो कलाडी से जब वो उत्तर भारत की तरफ आते हैं तो हस्तामलक जो उनका शिष्य है, शिराली में अपने शिष्य को बना करके गोकर्ण आके वहाँ पर पूजा करके फिर उत्तर भारत आते हैं। उत्तर भारत के दिग्विजय के पश्चात फिर वो गोकर्ण आकर के अपने गांव जाते हैं। ऐसा भी आदि शंकराचार्य के समय का इतिहास में है। कृष्णदेव राय का मैंने आपको बताया ही। उसके साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज जब ये पहली बार अपनी नेवी बनाते हैं तब भी वो आते हैं। तो इसका जो शोध है ये केवल उस गांव का नहीं है, लेकिन ये नाम जो है आपको तिब्बत में, माउंट कैलाश के पास में, नेपाल में, कश्मीर में, गोवा में, कर्नाटक में तो है ही है, उत्तर प्रदेश में, काशी में, तमिलनाडु पुदुकोट्टई में और श्रीलंका में, जहाँ पे सबसे भव्य मंदिर 16वीं ईस्वी तक हुआ करता था, त्रिकोणमली जो आज नाम है, तो किसी समय उसका नाम तिरुगोकर्णमली था, जिसको टॉलमी के उसके जगह में को भी उसके इतिहास में लोगों ने उसका चित्रण किया है। तो एक प्रकार से हमारे एक सूक्ष्म से हम स्थूल तक जाते हैं। एक गांव से उसके इतिहास को खोजते हुए हम पूरे भारतवर्ष का एक इतिहास निकालते हैं। ये इस किताब के माध्यम से अपने आप को हमने रखा है। बीएचयू पैथोलॉजी विभाग द्वारा आयोजित यूपी साइटोकॉन 2024 में साइटोपैथोलॉजी की नवीन तकनीक की जानकारी दी जाएगी।
पैथोलॉजी विभाग आईएमएस बीएचयू में देश के 200 से अधिक डॉक्टरों को साइटोपैथोलॉजी की नवीन तकनीक सिखाई जाएगी। पैथोलॉजी विभाग चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में देश के 200 से अधिक चिकित्सक यूपी साइटोकॉन 2024 में भाग लेंगे। इसमें साइटोपैथोलॉजी की जांच की तकनीक और इसका जल्द विश्लेषण, रिपोर्टिंग और इसमें नई प्रगति जैसे कि डीएनए टेस्ट के बारे में भी बताया जाएगा। ये जानकारी देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से आने वाले गेस्ट फैकल्टी देंगे। प्रोफेसर नलिनी गुप्ता पीजीआई चंडीगढ़, प्रोफेसर नुजहत हुसैन आरएमएल लखनऊ, प्रोफेसर भरत रेखी टीएमएच मुंबई, प्रोफेसर दीपाली जैन एम्स नई दिल्ली आदि व्याख्यान के द्वारा जानकारियां देंगे। विषयों में स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, पेनक्रियास, थायराइड, फेफड़े के ट्यूमर आदि शामिल हैं। 15 सितंबर को कार्यशालाओं का आयोजन होगा जिसमें फ्लूइड साइटोपैथोलॉजी, सिल्वरी ग्लैंड साइटोपैथोलॉजी और एचपीवी डीएनए की जांच का लाइव माइक्रोस्कोपी डेमोन्स्ट्रेशन होगा। जानकारी देने के लिए कि हम लोग इस तरह का जो एक एकेडमिक इवेंट आयोजित कर रहे हैं जिसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके और इसमें कई विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे। देश के नामी इंस्टीट्यूट्स के विशेषज्ञ इसमें आएंगे जो हमें अपडेट्स देंगे और उसको फॉलो करने के लिए, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जिन्हें बहुत लाभ होगा। कार्यशाला की मुख्य बिंदु है एक तो फ्लूइड साइटोलॉजी, जैसे पेट में, फेफड़े में और जैसे सिर में पानी इकट्ठा हो जाता है, और पेशाब की जांच, तो जिसमें से हम उनमें मैलिग्नेंसी की कितनी संभावना है उसके जांच के विषय में बताया जाएगा। दूसरा जो वर्कशॉप है उसमें लार की ग्रंथि के ट्यूमर्स के बारे में बताया जाएगा, उसकी क्या गाइडलाइंस हैं। और तीसरी जो कार्यशाला है उसमें एचपीवी जांच, जो कि हम कैंसर सर्वाइकल पैप जो जांच आप लोग बहुत प्रचलित है, उसका एक एडिशनल जांच है। तो यदि किसी व्यक्ति को, किसी महिला में एचपीवी डीएनए पाया जाएगा तो उसको फॉलो अप करना है या उसकी आगे हमें देखना है, उसमें कैंसर की संभावना ज्यादा है। तो सभी नामी इंस्टीट्यूट से लोग आ रहे हैं। एम्स दिल्ली से आ रहे हैं, पीजीआई चंडीगढ़ से आ रहे हैं, टाटा मुंबई से आ रहे हैं और लखनऊ राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय एसजीपीजीआई से आ रहे हैं, गोवा से आ रहे हैं। कार्यक्रम की 14 तारीख को केएन उडुपा में सुबह 8:30 बजे से शुरू होगा 5 बजे तक, और 15 तारीख को भी 8:30 से 5:30 बजे। इस साइटोकॉन 2024 जो कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी में आईएससी यूपी चैप्टर के अंदर में ये स्टेट चैप्टर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसमें हमारे डिपार्टमेंट के सारे फैकल्टी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। ये कॉन्फ्रेंस 2 दिवसीय है, 14 सितंबर और 15 सितंबर को चलेगा। 14 ये कॉन्फ्रेंस केएन उडुपा जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के पीछे में है वहाँ चलेगा, और इस कॉन्फ्रेंस में हमारे देश के विभिन्न जगहों से नामी जो चिकित्सक हैं वो आ रहे हैं। जैसे गोवा मेडिकल कॉलेज से आ रहे हैं, टाटा मेन हॉस्पिटल टीएमएच मुंबई से आ रहे हैं, एम्स दिल्ली से आ रहे हैं, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ से आ रहे हैं, एसजीपीजीआई लखनऊ से आ रहे हैं, आरएमएल दिल्ली से आ रहे हैं, संजय गांधी दिल्ली से आ रहे हैं, फिर हमारे एसजीपीजीआई लखनऊ से आ रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे विशेषज्ञ आ रहे हैं जो कि इन लोगों ने अपने इतने दिनों के एक्सपीरियंस में जो कुछ पाए हैं हम सबों के साथ साझा करेंगे। अभी के समय में पूरी मतलब इस एकेडमिक्स में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, नई नई टेक्नोलॉजी आई है। कभी किसी जांच में कभी जो डिफिकल्टी आती है तो उस डिफिकल्टी को किस तरह से हटाना है और मरीज को कैसे डायग्नोसिस देना है, और इस जांच में फर्दर और क्या एडअप हो सकता है, रिसर्च हो सकता है,
इन सारी चीज़ों के लिए हमारी इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन होंगे। लोहराबीर बाबा के 2 दिवसीय वार्षिक श्रृंगार महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी 15 एवं 16 सितंबर को लोहराबीर स्थित लोहराबीर बाबा का भव्य श्रृंगार का आयोजन धूमधाम से किया जाएगा, जिसमें दोनों दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सुबह से बाबा का दर्शन पूजन होगा और शाम से देर रात तक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी, जिसमें काशीवासी आमंत्रित हैं बाबा के दरबार में आकर पुण्य के भागी बने। पत्रकार वार्ता करते हुए आयोजकों ने इस बात की जानकारी दी है। इस अवसर पर महंत अरविंद पांडे, किरण पांडे, विशाल पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। 15 सितंबर को बाबा का श्रृंगार है, वार्षिक श्रृंगार, जो वर्ष में हर वर्ष 52 द्वादशी के दिन पड़ता है। इस बार भी 52 द्वादशी के दिन 15 सितंबर को बाबा का वार्षिक श्रृंगार है, जिस दिन जागरण होगा, बाबा की भव्य आरती होगी रात 9 बजे और उसके बाद भंडारे का सामान वितरण किया जाएगा। 16 तारीख को बाबा का आरती होगा 9 बजे, प्लस बिरहा होगा जिसमें बिहारी लाल भारद्वाज और माया सिंह चौहान का बिरहा रखा गया है। क्या संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे, पूरी जो काशी की जनता है, बाबा सबके डीओ के डी हैं, 52 जिला के मालिक हैं। लोग कहते हैं कि डी बाबा का दर्शन करने से हर चीज से मुक्ति मिलती है, भूतों के सौदागर हैं। अगर लोग अपने डी की पूजा करें तो अच्छी बात है और उनका आशीर्वाद लें। हर कष्ट, हर विपत्ति, हर चीज से उनको मुक्ति मिलेगी और उनका जीवन आसान और सरल होगा। मरकजी दावते इस्लाम जुलूसे मोहम्मदी कमेटी ने प्रेस वार्ता की। जुलूसे मोहम्मदी के संबंध में एक प्रेस वार्ता संयुक्त रूप से जुलूसे मोहम्मदी के सचिव मौलाना हसीन अहमद हबीबी और पुलिस अधिकारी एसीपी दशा समेत की पराड़कर स्मृति भवन में आहूत हुई, जिसमें जुलूसे मोहम्मदी जो रेवड़ी तालाब थाना भेलूपुर से निकलकर बेनियाबाग ग्राउंड में अमन शांति भाईचारे की दुआ के साथ संपन्न होगा। प्रेस वार्ता में जिन जिन बिंदुओं पर वार्ता हुई उसमें प्रमुख रूप से जुलूसे मोहम्मदी को प्रशासन की मदद से सकुशल संपन्न कराना है। जुलूस में चलने वाले लोगों को बताना ये है कि किसी भी प्रकार का कोई उत्तेजक नारा न लगाएं, ताकि किसी भी संप्रदाय की भावना आहत ना हो। डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बास फाटक से लेकर चौक थाने तक रोड के दोनों तरफ किसी तरह की कोई भी स्टॉल नहीं लगाई जाएगी। हम करने जा रहे हैं क्या, जो परंपरागत जुलूस सैकड़ों साल से उठ रहा है, जिसकी 26 साल से हमारी तंजीम मरकज़ी दावत इस्लामी जुलूस मोहम्मदी कमेटी के ज़ेरे एहतमाम यानी तत्वाधान में बनारस में ये जुलूस इस साल 16 सितंबर दिन सोमवार, चांद की तारीख पड़ेगी 12 रबीउल अव्वल, प्रातः यानी सुबह 7:30 पे रेवड़ी तालाब से उठकर अपने परंपरागत रास्तों से होता हुआ बेनियाबाग के फुटबॉल ग्राउंड में इसका समापन होगा। ये जुलूस कहाँ से कहाँ उठ करके जाता है, क्या खास है इस जुलूस में? इस जुलूस का खास तो ये है कि ये बनारस के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया भर में अमन और शांति का पैगाम आज से 1499 साल पहले, कमरी साल के एतबार से 1499 साल पहले जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शांति का पैगाम लेकर आए, आज वो पैगाम पूरी दुनिया में पहुंच चुका है। लेकिन लोग जानते नहीं है कि ये है क्या, इसलिए हम लोग ये जुलूस को उठाते हैं, लोगों को बताते हैं कि जो सबसे बड़ी इंसानियत का पैगाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है कि आपके पड़ोस का रहने वाला, किसी धर्म, किसी जात, किसी मजहब, किसी कबीले, किसी कुनबे का रहने वाला हो, उसके साथ आप वो व्यवहार करिए जो व्यवहार आप खुद स्वयं अपने लिए पसंद करते हैं। और इस जुलूस का यही मतलब है, यही मकसद है। इसीलिए ये जुलूस न सिर्फ बनारस में बल्कि दुनिया भर में उठता है। अब बनारस काशी नगरी में ये बनारस की शान है, गंगा जमुनी तहजीब है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
बड़ा गणेश मंदिर में गणपति महोत्सव के अंतर्गत प्रभु गणेश का मना छठी समारोह। वाराणसी बाबतपुर एयरपोर्ट पर स्टेनलेस स्टील से बने स्मारक चरखे का हुआ अनावरण। मुहर्रम का आखिरी साठे का जुलूस उठा, बड़ी संख्या में जायरीन हुए शामिल। और श्री काशी विश्वनाथ धाम में राधाष्टमी पर मां राधा रानी का हुआ विशिष्ट पूजन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।